मैंने कट्टे भी उठाए हैं, एज अ लेबर काम करा है मैंने, लेबर के साथ लेबर बनकर लेबर की तरह काम करा है। ऑल इन ट्रेड के अंदर मैं ट्रेड करता था स्टार्टिंग जब मैंने करी थी ऑल इन ट्रेड से। बिनोमो वगैरह में ये सब बाइनरी ट्रेडिंग अभी भी चलती है। 4-5 हज़ार रुपये की कैपिटल से स्टार्ट की थी। अपनी कम्युनिटी के साथ अभी 10,000 से 1 लाख बना चुका हूँ। कल ही मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ है। ये 10,000 से 1 लाख करा है मैंने सिर्फ और सिर्फ 68 डेज में। जो लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग 90% लूजर है, मैंने ऑप्शन बाइंग वो भी निफ्टी के अंदर बनाया है 10,000 से 1 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है स्मॉल स्टॉप लॉस बिग प्रॉफिट विद 50% एक्यूरेसी एटलीस्ट। तो प्रॉफिट में भी ब्रोकरेज लग रही है, लॉस में भी ब्रोकरेज लग रही है। जितना प्रॉफिट नहीं आ रहा उतना लॉस आ रहा है। नेट में आप हमेशा ही लॉस में रहने वाले हो एक लॉट से। तो अगर आप 3-4 लॉट में भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आपका फायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का। और अगर 3 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 75 क्वांटिटी से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आईपीओ के अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन कुछ आईपीओ के अंदर मैं करता हूँ। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और इसी खास एपिसोड में आज हमारे साथ हैं एक यंग ट्रेडर हर्ष भगत। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड। अच्छा, आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा कि हर्ष भगत जो ट्रेडर बने हैं तो कैसे ट्रेड बने? ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा पूरा पॉडकास्ट भी इसमें निकल सकता है तो ऑलरेडी वैसे मैंने हर जगह बताया हुआ है अपनी जर्नी के बारे में, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस ये है कि एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली से आता है और थोड़ी सी मेहनत करता है, धक्के खाता है, जॉब करने जाता है, वहाँ भी धक्के पड़ते हैं, फिर लॉस करके फिर वापस जॉब करता है क्योंकि लॉस कर चुके हैं, पैसे देने घर वालों को भी और खुद के भी खर्चे के लिए निकालने हैं पैसे। तो जॉब करता है लेकिन मन नहीं लगता, फिर वापस आता है ट्रेडिंग में और घूम घाम कर कहीं ना कहीं से सीख साख कर बन जाता है ट्रेडर। और ट्रेडर बनने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट कमाता है और उसी की वजह से फेम मिलता है। और यहाँ पर वो हर्ष भगत आपके सामने है। ग्रेट। आपने ट्रेडिंग कितने कैपिटल से स्टार्ट की थी जब स्टार्ट की ट्रेडिंग थी? कैपिटल मेरी उस टाइम ना मेरे पास पैसे नहीं थे, पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी, तो 4-5 हज़ार रुपये के कैपिटल से स्टार्ट की थी। वो भी मैंने बाइनरी ट्रेडिंग होती थी पहले, तो मैंने बताया भी बहुत बार। ऑक्टा एफएक्स नहीं, बिनोमो वगैरह में ये सब बाइनरी ट्रेडिंग अभी भी चलती है। ठीक है, ऑक्टा एफएक्स ही है ना, ऑक्टा एफएक्स है। और जो मैं यूज़ करता था ऑल इन ट्रेड के अंदर मैं ट्रेड करता था स्टार्टिंग जब मैंने करी थी ऑल इन ट्रेड से। उसके बाद जब इंडियन मार्केट में आया था तो मेरे फ्रेंड ने किसी ने बताया कि एक कोई ज़ीरोधा काइट करके प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंडियन मार्केट में काम कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, चीज़ें समझी, धीरे धीरे लॉस करा। पैसा ऐसा नहीं है लॉस ही करा है, स्टार्टिंग में 5,000 को 15,000 भी करा, लेकिन फिर सारा डुबा दिया। तो वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुई थी मार्केट में। जो लगता है हर एक जो बिगनर ट्रेडर होता है, बिगनर लक, वो एक टाइम तक ही चलता है क्योंकि लक है। ठीक है, जब वो लक ख़त्म होता है तो सारा आपका लेकर चला जाता है जितना आपने कमाया है। तो वही मेरे साथ सेम हुआ था। और स्टार्ट कब किया था आपने? बहुत टाइम हो गया, अपने स्कूलिंग के अंदर ही ना, जब सारे दोस्त साथ में रहते थे। तो दिक्कत ये थी, बिज़नेस क्लास फैमिली से आता हूँ मैं, और बिज़नेस फैमिली में ना मतलब मेरे फादर के साथ ये मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे ही बड़ा करा है कि हर एक चीज़ की वैल्यू सिखाई है। इसके चक्कर में वो पैसे नहीं देते थे। पैसे की वैल्यू करनी सिखाई है। पैसे की वैल्यू करना सिखाया और इतना काम करा है मैंने कट्टे भी उठाए हैं। मतलब हमारी फैक्ट्री है तो उसमें एज अ लेबर काम करा है मैंने बचपन से। ठीक है, 12वीं कक्षा तक, 12वीं क्लास तक मैंने लेबर की तरह काम करा है। लेबर के साथ लेबर बनकर लेबर की तरह काम करा है, कट्टे भी उठाए और पूरी मेहनत करी है। और मेहनत की वजह से ही उस मेहनत की जो आदत लग गई ना मेरे को, और उसके बाद उस मेहनत करने के बाद जो मेरे को थोड़े बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, उससे मेरे को वैल्यू समझ आई। तो उस मेहनत और उस वैल्यू की वजह से आज मैं यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आपने 50,000 से 10 लाख बनाए, ठीक है। और क्योंकि मार्केट में 90% जो ट्रेडर हैं, ठीक है, उनके पास जो कैपिटल होता है 20-25 हज़ार रुपये होता है और उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं वो, राइट। ठीक है। तो उसके लिए आपने कुछ रूल्स बनाए होंगे अपने कि आप, क्योंकि आपने 50 से 10 लाख तक जाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। तो उसमें आपने जो रूल्स बनाए थे वो रूल्स क्या बहुत थे? तगड़े रूल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 50,000 से 10 लाख तो मैंने बनाया है। मैं अपने मेंबर्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ अभी 10,000 से 1 लाख बना चुका हूँ। कल ही मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ है। 10,000 से मैंने 1,22,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है, उसमें से 20,000 का लॉस था। तो टोटल अप्रॉक्स बचा है हमारा नेट पीएनएल जो हमारा 1,01,000। ठीक है, ये 10,000 से 1 लाख करा है मैंने सिर्फ और सिर्फ 68 डेज में, नॉट 100। 68 डेज में हमने 10,000 को 1 लाख यानी 10 गुना कर दिया पैसा। और ये प्रूफ है। कोई बंदा अगर यहाँ पर कमेंट में बोल दे कि गलत है तो मेरे टेलीग्राम में जाकर देखो, प्रॉपर रिपोर्ट, बाय कब करा है, एग्जिट कब करा है, कौन से में करा है, कौन से दिन करा है, सबके साथ मिलकर करा है। मेरी पूरी कम्युनिटी मेरी उस चीज़ की गवाह है कि मैंने करा है।
10,000 से 1 लाख 10 गुना पैसा हमने सिर्फ 68 डेज में करा है। और ये पॉसिबल है। और ये किस में करा है? जो लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग 90% लूजर है, मैंने ऑप्शन बाइंग वो भी निफ्टी के अंदर बनाया है 10,000 से 1 लाख। तो आप खुद समझो कि जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल चीज़ है निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल जिसको बोलते हैं लोग, जिसके अंदर से लोग डरते हैं कि इतनी वॉलेटाइल है इसके अंदर तो लॉस ही लॉस होगा, उसके अंदर अगर मैं 10,000 से 1 लाख बना सकता हूँ तो मैं किसी भी चीज़ में बना सकता हूँ। और उसके बहुत सिंपल से रूल है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि जो हर एक स्ट्रैटेजी में अप्लाई होना ही होना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में वो रूल नहीं है तो आपका प्रॉफिट कभी ज़िंदगी में आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। और वो स्मॉल स्टॉप लॉस और बिग प्रॉफिट, ये एक छोटा सा रूल है जो इतना डीप है, जो समझ गया वो गेम जीत गया मार्केट में। स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग प्रॉफिट विद 50% एक्यूरेसी एटलीस्ट। अगर आपकी एक्यूरेसी, मैं बोल रहा हूँ 80% नहीं है, 70, 80, 90% नहीं है, सिर्फ मात्र 50% भी है ना, 50% एक्यूरेसी के साथ अगर आप ये रूल अप्लाई कर देते हो कि स्मॉल स्टॉप लॉस और बिग टारगेट, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे मार्केट में। और यही सेम रूल अप्लाई करके मैंने 10,000 से 1 लाख बनाया। मेरे लॉस होते थे, कितने होते थे? 600, 700, 800, 1000। प्रॉफिट होते थे 8,000, 10,000, 11,000। अब खुद समझो, अगर मेरा 1,000 रुपये का लॉस होगा और एक ट्रेड में मेरे को 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मैंने 10 अपने स्टॉप लॉस तो निकाल ली एक ट्रेड से, है ना? तो अब मान लो मेरे 10 अगर लगातार लॉस भी हो गए ना, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। और इवन मेरी एक्यूरेसी तो 58, 65% आसपास है। उसमें जो निकली है मेरी एक्यूरेसी 65% की एक्यूरेसी। अब समझो 65% की एक्यूरेसी में मेरा स्मॉल स्टॉप लॉस है और बिग टारगेट है, तो कैसे प्रॉफिटेबल नहीं होगा? और इसी वजह से जो मैंने आपको बताया ना, हमारा प्रॉपर मैक्सिमम जो लॉस हुआ है पूरे 68 डेज के अंदर, वो 22,000, मात्र 22,000 रुपये, ठीक है? और जो प्रॉफिट हुआ है 1,22,000। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अभी तक का आपका सबसे बड़ा लॉस, जिसने आपको बहुत टफ भी रहा हो वो पीरियड आपका, और आपको बहुत कुछ सिखा के भी गया हो? ठीक है, तो अब ऐसा मतलब लॉस तो देखो, जो मेरे को टफ रहा था ना लॉस, वो अभी तो कोई लॉस टफ नहीं है। अब तो सारा अपना वो एक तरह से वो अपनी गेम बन गई है, ठीक है? अब तो बस ये है कि लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा, तो वो ऐसा वाला गेम है। लेकिन जब स्टार्टिंग में लॉस होता था ना, तो उस टाइम कुछ होता नहीं था अपने पास, थोड़े बहुत पैसे होते थे वो भी चले जाते थे। तो वो टफ था कि उस पैसों को बचाकर सर्वाइव करना मार्केट में। 6 साल अगर टिका हूँ ना, तो अभी मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन पाया हूँ। लोग क्या करते हैं, पहले साल के अंदर ही एग्जिट कर देते हैं, 2-3 साल में एग्जिट कर देते हैं। और 2-3 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 महीने में एग्जिट कर देते हैं अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट करके। मैं 6 साल टिका हूँ जस्ट बिकॉज़ मैं सिर्फ मार्केट में नहीं था, मार्केट में था, बाहर से भी देखी है मार्केट और अंदर काम कर भी देखा है। लाख रुपए अगर डुबाए हैं, तो लाख रुपए डुबाने के बाद कुछ महीने विथआउट एनी ट्रेडिंग मार्केट को समझा भी है बैठ के, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रेड कर सीखते हो, मार्केट को बाहर बैठकर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर बैठकर नहीं सीखोगे, सिर्फ मार्केट में लगाए जाओगे, लगाए जाओगे, लगाए जाओगे। अब एक चीज़ बताओ, आप जो चीज़ आपको आती ही नहीं है, आप वो करे जा रहे हो, तो आपको लॉस ही होगा। और अगर आप इतना लॉस कर लोगे, इतना लॉस कर लोगे कि आपका सारा कैपिटल जाएगा, तो कैपिटल नहीं जाएगा, आपकी एक और चीज़ जाएगी। और वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनने में, और वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस चला गया ना एक बार, आपके पास 1 करोड़ क्या, आपके पास 100 करोड़ रहेगा ना, आप 100 करोड़ को डुबा कर जाओगे मार्केट में। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप 10,000 से भी 100 करोड़ बना सकते हो। अभी कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं आप? तो अच्छा, आपका एक क्वेश्चन था कि कितना लॉस हुआ है। तो लॉस वाला क्वेश्चन ये था कि एक दिन का ऐसा था कि 1-1.5 लाख का लॉस मैक्सिमम लेता हूँ मैं, इससे ज़्यादा लेता ही नहीं। और प्रॉफिट रहता है तो वो भी मतलब 1-1.5 लाख का मैक्सिमम लॉस है, ठीक है? अभी तक और जो हुआ है? हाँ, मैक्सिमम लॉस है, और उसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी 2 लाख के आसपास है। और वो मैक्सिमम लॉस भी कुछ एक रीज़न की वजह से हो गया था 1.5 लाख, नहीं तो मेरा जो मैक्सिमम एवरेज लॉस रहता है दिन का, वो रहता है 30,000, 40,000, 50,000। और प्रॉफिट आएगा तो 3 गुना। कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं आप? 2-3 हज़ार क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं करता। और अभी कितने कैपिटल से कर रहे हैं ट्रेडिंग? मतलब पहले तो मैं ज़्यादा कैपिटल से करता था, बट अभी मैंने ना थोड़ा-सा कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला मंत्र चूज़ करा है, ठीक है? कि मेरे को कम कैपिटल यूज़ करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा बनाना है। और वो रीज़न एक और ये भी है कि अगर मैं कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा बनाऊँगा, तो उससे मैं नहीं, लोग भी मोटिवेट होते हैं, है ना? और मोटिवेट करने के लिए मैं ये नहीं बोल दूँगा कि 1 करोड़ से मैंने 100 करोड़ कमाए, फिर कोई बंदे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी? अगर मैं ये बोलूँगा कि मैंने 10,000 से 1 करोड़ कमाया, तब जाकर लोग मोटिवेट होंगे कि मार्केट से पैसा बनता है ना? तो इसलिए मैं कम कैपिटल से कर रहा हूँ, बट स्टिल ये है कि अब मैं 2 अकाउंट कर रहा हूँ। एक तो बिल्कुल ही लो, सिर्फ 10,000 से उसमें 10,000 रुपये कैपिटल डाला था, अभी भी वो 60-70 हज़ार चल रहा है, ठीक है? और एक अकाउंट है जिसके अंदर मैंने 10 लाख रुपये डाला हुआ है, लेकिन मैं ट्रेड उसमें 2-3 लाख से करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। मतलब मैंने जो बताया 2-3 हज़ार क्वांटिटी, निफ्टी की 2-3 हज़ार क्वांटिटी लेनी है। अब वो 1 लाख के अंदर आए, 2 लाख के अंदर आए, 3 लाख के अंदर आए, कभी वो 50,000 आ जाती है एक्सपायरी वाले दिन।
तो 50,000 1 लाख के अंदर आ जाती है। जितने में भी आए मेरे को लेनी है 2-3 हज़ार क्वांटिटी। जैसे आज 20 नवंबर भी है, आज से लॉट साइज चेंज हो गई है सबकी, मार्जिन साइज बढ़ गए हैं, तो उससे कुछ मार्केट में इफेक्ट आएगा, या फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या चेंज किया है आपने, ताकि जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको बेनिफिट हो उस चीज़ का। राइट, तो अब जैसे अभी सर्कुलर के थ्रू बोला जा रहा है कि अब 25 का निफ्टी का लॉट जो है वो 75 होने वाला है। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अभी वो 25 से 75 हो रहा है, लेकिन 25 थोड़ी ना था पहले, पहले 50 था, है ना? वो 50 से 25 हुआ था। 50 से 25 हुआ, मार्केट के अंदर सेम रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब जो 25 से 75 होगा, मेरे को लगता है मार्केट रेजिस्ट कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 50 से अगर ट्रेड कर सकते हैं लोग, 50 के लॉट से अगर वो ट्रेड कर सकते हैं, तो 75 क्या ज़्यादा दूर थोड़ी ना है ना? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला उसकी वजह से, और 10,000 की जगह 12,000 कैपिटल लग जाएगी, 15,000 लग जाएगी, इतना तो लोगों के पास है, अगर इतना भी नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो। है ना? अगर एक लॉट भी नहीं ले पा रहे निफ्टी के अंदर, 3 चलो मान लो 25 का एक लॉट है, 3 लॉट में भी ट्रेड नहीं कर सकते, तो एक लॉट में तो आप वैसे भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आएगा उतना तो आपका ब्रोकरेज लग जाएगी, और आपका लॉस आएगा तो आपकी ब्रोकरेज लगेगी। तो प्रॉफिट में भी ब्रोकरेज लग रही है, लॉस में भी ब्रोकरेज लग रही है, जितना प्रॉफिट नहीं आ रहा उतना लॉस आ रहा है, नेट में आप हमेशा ही लॉस में रहने वाले हो एक लॉट से। तो अगर आप 3-4 लॉट में भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का, और अगर 3 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 75 क्वांटिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं साथ में? हाँ, हाँ, मैं तो मेरी स्विंग्स ट्रेडिंग की अलग अकाउंट है, ठीक है? इन्वेस्टिंग का अलग अकाउंट है। तो मैं सबको ना अलग-अलग अकाउंट्स में मेंटेन करता हूँ। उसका रीज़न क्या है, मैं हर एक चीज़ को ना अलग रखूँगा तो क्लैरिटी रहती है कि मेरा इस चीज़ में क्या चल रहा है, इस चीज़ में क्या चल रहा है। अब ऐसा भी होता है ना कभी-कभी कि ऑप्शन वाले अकाउंट के अंदर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो वो मिसमैच हो जाता है चीज़ें। इन्वेस्टिंग अकाउंट मैंने अमाउंट जो है वो मैंने ऑप्शन में यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ें ना हो इसकी वजह से इन्वेस्टिंग का अलग, स्विंग का अलग। तो इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, ऑप्शन के अंदर काम करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन भी करता हूँ और इंडेक्स भी करता हूँ। तो जो नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उनको पहले ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू कुछ करना चाहिए? तो अगर जो नए ट्रेडर आ रहे हैं, सबसे पहले जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन्वेस्टिंग करो, ठीक है? जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है मार्केट में क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में एटलीस्ट ये है आपका अच्छी-अच्छी कंपनी, टाटा के ऊपर पैसा लगाओ, ठीक है? तो जो अच्छी कंपनी है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, थोड़ा-सा रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हो, कोई जेन्युइन पर्सन जिसको आप नोन में जानते हो, जिसको नॉलेज है मार्केट की, उससे हेल्प लेकर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं, ठीक है? तो सलाह लेनी है इन्वेस्टिंग की, और इन्वेस्टिंग की भी टिप्स फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर भी बहुत स्कैम्स चलते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको थोड़ी-सी नॉलेज आ गई तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हाथ आज़माओ अपना, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हाथ इसलिए आज़माना है क्योंकि इंट्राडे की तरह वो आप एक दिन में आपको एग्ज़िट नहीं करना है, आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हो, तो आपको अगर आज लॉस हो रहा है तो कल प्रॉफिट हो सकता है, परसों प्रॉफिट हो सकता है, तरसों प्रॉफिट हो सकता है। तो एट द एंड आप प्रॉफिट में निकलोगे, इसके चांसेस हाई है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। और लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगा, जब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट आने लग गया है, आपकी कैपिटल बिल्ड हो चुकी है, उसके बाद ही आपको इंट्राडे में आना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि आपको इन्वेस्टिंग अच्छा दे रहा है, स्विंग ट्रेडिंग अच्छा दे रहा है। यहाँ पर अगर लड़खड़ा भी जाएगी पैर, तो उठाकर आपको स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बचा कर रखेगा, मार्केट में सर्वाइव करवा कर रखेगा। अगर कोई इंट्राडे करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? क्या-क्या उसको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसे आप बोलते भी हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। तो एंट्री एग्जिट का क्या फ़ॉर्मूला होता है? तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर की उससे भी पहले एक और चीज़ बननी पड़ेगी, डिसिप्लिन इंसान। यानी कि आपको लाइफ़, अपनी वर्क, अपने पर्सनल लाइफ़ को प्रॉपर डिसिप्लिन वे में फ़ॉलो करना होगा। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो रोज़ सुबह 6 बजे उठना है। आपको 6 बजे, अगर 6:30 बजे जिम जाना है तो 6:30 बजे जिम जाना है। उसके बाद 8 बजे कहीं और जाना है तो 8 बजे कहीं और जाना है। नहाना है, धोना है, उसके बाद 9 बजे आपको बैठ जाना है सिस्टम पर। और यही डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा, और ये सिर्फ़ यहाँ पर नहीं, अगर आप नॉर्मल स्लीपर्स भी उतार रहे हो तो भी आपको डिसिप्लिन वे के अंदर एकदम सही तरीके से उतारना है। आप सोकर उठ रहे हो, आपकी बेडशीट को आपको अच्छे से तय करना है। ये सब चीज़ें आपको लग रहा होगा कि यार ट्रेडर है और ये सब चीज़ें बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ समझो आप, अगर आपको हर एक चीज़ आप अच्छे से परफेक्टली चीज़ें करने लग गए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा वक़्त कहाँ गुज़ारते हो? आपको क्या क्या लगता है, आप सबसे ज़्यादा वक़्त कहाँ गुज़ारते हो अपनी लाइफ़ में? सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हो आप सोते हुए अपने बेड पर, है ना? जब आप जिस जगह पर आप सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ार रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालेगा आप पर, है ना? आप सोकर उठ रहे हो, और अगर आप बेडशीट मेंटेन कर रहे हो, अपनी हर एक चीज़ परफेक्टली असेंबल कर उसके बाद कहीं उठ रहे हो, तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ क्लियर रहेगी, स्टेबल रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, डिसिप्लिन वे रहेगा आपका। हर एक चीज़ को करने का नज़रिया चेंज होगा। वो नज़रिया ही है जो आपको 90% और 10% को अलग करता है। सिर्फ़ नज़रिए की बात है। एक बंदा अगर बाय कर रहा है, तो दूसरा बंदा सेल में पैसा बना रहा है, और वही बंदा जो बाय कर रहा है, उसमें लॉस कर रहा है। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से, नज़रिया। तो डिसिप्लिन बनो
बनोगे, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाओ, चीज़ें आप अपना नज़रिया चेंज करो, उसके बाद वो सेम चीज़ें आपको क्लियर आपको दिखेगी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कि आप अब एंट्री कर रहे हो एंटर पॉइंट पर, आप टारगेट पर ही एग्जिट करोगे और स्टॉप लॉस पर ही एग्जिट करना है। ये आपको करना और आसान हो जाएगा। तो वो आसानी आपको हेल्प करेगी, आपकी नॉर्मल लाइफ आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि मैंने ऑपरेटर्स के साथ काम किया, जिसमें कि 5 रुपए का स्टॉक 20 रुपए का हो गया, 30 रुपए का हो गया। तो उसकी क्या कहानी है आपकी? कहानी मतलब ऐसी तो बहुत सारी कहानी है। मतलब मेरे जो फर्स्ट मेंटर थे, जो मुंबई में हैं, तो उसमें क्या था, वो काफ़ी बड़े नाम हैं एक मार्केट के अंदर, जिनकी वजह से आज मार्केट के अंदर बूम भी आया है। उनके कज़न है वो, उनके घर पे मैं 2 हफ़्ते रह कर आया हूँ, ठीक है? मैं नाम रिवील नहीं करूँगा किसके कज़न है वो, लेकिन बहुत नामी नाम, मतलब ये समझ लो इंडिया के अंदर टॉप, ठीक है? उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो उनके कज़न के घर पे रह कर आया था मैं, तो उन्होंने मतलब चीज़ बताई थी एक, तो उनसे मतलब देखा मैंने वहाँ पर, मैं ऐसा क्लियर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि मैनिपुलेशन मार्केट में कैसे होती है वो देखा। आपको दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है और करा कुछ जाता है। आपको डराया जाता है मार्केट के अंदर, आपको बिठवा कर डराया जाता है स्टॉक के अंदर, आपको बिठाएँगे, न्यूज़ लगाएँगे, आपको बैठा कर रखेंगे, मार्केट नीचे जाएगी, आपको स्टिल बिठा कर रखेंगे, ठीक है? और आपको निकलवाएँगे बिल्कुल बॉटम पर, ठीक है? और जैसे ही आप बॉटम पे निकल जाओगे सारे, उनको लगेगा कि सारा माल खाली हो चुका है, वहीं से आप वो बाइंग करने लगेंगे और वो स्टॉक को रॉकेट कर देंगे। और ये सेम चीज़ होते हुए मैंने देखी अपनी आँखों के सामने। अब जब वो देखी ना, उसके बाद समझ आया मार्केट के अंदर चीज़ें वर्क कैसे करती है। अब मैंने आपको क्या बोला, नज़रिया, एक बार नज़रिया आपको मिल गया ना काम कैसे होता है, तो उसके बाद आपको हर एक चीज़ ईज़ी लगेगी, हर एक चीज़ आसान लगेगी और हर एक चीज़ को देखने का तरीका बदल जाएगा। अब जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी, एफआईआई एक कंपनी है, सीएलएसए, है ना? उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया के अंदर, तो बूम होगा मार्केट। ये न्यूज़ आई थी, आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को आई थी, और मंडे को सबका एक्सपेक्टेशन था मार्केट तो भागेगी, है ना? और मार्केट गिरी थी उस दिन, तगड़ी वाली गिरी थी, निकलने का भी मौका नहीं दिया किसी को। अब उसके बाद आया ट्रम्प आया, ठीक है? डोनाल्ड ट्रम्प आए तो बोल रहे मार्केट में बूम आएगा, लेकिन फिर मार्केट गिरी। तो लोगों का नज़रिया जो था वो ये था, जो लोग बता रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था, इन्फ्लुएंसर जो बोल रहे थे, हम सिर्फ उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इज़ डिफरेंट। रियलिटी इज़ व्हाट नॉर्मल आई कांट सी, ठीक है? आपको ये समझ नहीं आया कि अगर ट्रम्प आ रहा है तो वो पहले आपको बढ़ाएगा या फिर अपने देश को बढ़ाएगा? अगर वो अपने देश को बढ़ाएगा तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग कौन होगा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने से? डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट होगा, है ना? तो किसको लॉस है? इंडिया को लॉस है, तो बैंकिंग सेक्टर इफ़ेक्ट करेगी। अब रिन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर ट्रम्प हो सकता है कि यहाँ से अपने कहीं से भी एक्सपोर्ट वगैरह करना बंद करवा दे, तो किसको लॉस होगा? हमारी कंपनी को लॉस होगा रिन्यूएबल एनर्जीज़ वाली। तो वो सब चीज़ें नहीं देखते मार्केट के अंदर, और ऑब्वियसली अगर किसी भी सरकार जीती है कोई, तो उसके अंदर पहले बूम आएगा, बाद में हमारे यहाँ पे बूम आएगा, है ना? और सेकंड रीज़न सीएलएसए इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये एक बात बताओ, अगर भागी हुई कंपनी है, वापस इंडिया आने की सोच रही है, तो क्या वो टॉप पर लेगी माल? बॉटम पर लेगी, तो मार्केट को तो नीचे जाना ही है। तो वो नीचे जाएगी, वो नीचे जैसे-जैसे जाएगी, वो वैसे-वैसे भरेगी माल। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती है जो हमें नहीं दिखती नॉर्मली, और लोग बाय करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक था जो आप बता रहे थे कि 5 रुपए से वो रॉकेट हुआ था? ₹5 तो नहीं, मतलब अपर सर्किट लगा था उसके अंदर, 10% का अपर सर्किट लगा था। मतलब वो था स्टॉक के अंदर 2, जैसे एक स्टॉक तो मैंने आपको बताया आईपीओ आया था मार्केट के अंदर, और खबर आई थी कि काफ़ी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ के अंदर आने वाली है। आफ्टर मार्केट भी आने वाली है और बिफोर मार्केट भी आने वाली है। तो अब ये स्टॉक भागेगा, ठीक है? तो आईपीओ के अंदर मैं एंटर हो गया था, ठीक है? उसके बाद वो स्टॉक गिरा भी था। गिरने के बाद अब जब सब निकल गए तो उसको इतना भगा दिया, डबल कर दिया प्राइस आईपीओ का, और विथिन फ्यू मंथ्स, ठीक है? तो वो मैंने होते हुए देखा अपनी आँखों के सामने, और मेरे को ऑलरेडी पता था कि इसके अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो ऑब्वियसली अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी तो भागेगा स्टॉक। दूसरा किस्सा था कि एक स्टॉक था जिसको अपर सर्किट लगवा दिया था, 10% का अपर सर्किट, यानी कि हमने तो बस बाइंग करनी स्टार्ट करी थी, हमें तो बस पता चला था कि इसके अंदर बाइंग आने वाली है। हमने बाइंग करना स्टार्ट करा, 1%, 2%, 3%, 4%, वो इतना बढ़ गया स्टॉक, 10% का अपर सर्किट लग गया उसमें, उसकी वजह से उसका पूरा सेक्टर चला दिया। यानी कि जैसे लेट्स से आईटी सेक्टर है, तो एक स्टॉक अगर भागा, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर भी कभी-कभी भाग जाता हाँ, है। उसका इंडेक्स पूरा भागेगा। इंडेक्स भाग जाता है क्योंकि सारे एनालिस्ट ये न्यूज़ में आने लग जाता है कि आईटी सेक्टर में आई बढ़ोतरी, है ना? तो उसकी वजह से हमने जो बाय करा था स्टॉक, उसकी वजह से पूरे उस सेक्टर के अंदर बढ़ोतरी आ गई। न्यूज़ के अंदर आ गया कि सारे उस सेक्टर के अंदर आई बढ़ोतरी, उसके चक्कर में सारा सेक्टर ही भगा दिया उस दिन। तो वैसा वाला सीन भी हुआ था। अच्छा, आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं? आईपीओ के अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन कुछ आईपीओज़ के अंदर मैं
करता हूँ, जो मेरे को लगता है कि आगे भी चलने के बाद मतलब अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आईपीओ लवर नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनी है, तो आईपीओ आने के बाद भी बाय कर सकते हैं, और अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आईपीओ में लेने का फ़ायदा नहीं है। तो अभी जैसे हाइप भी चलती रहती है, अभी तो कम हो गया आईपीओ, लास्ट जो फ्यू मंथ्स हमारे गए हैं उसमें बहुत सारे आईपीओ है और सबकी हाइप भी अच्छी थी और सबने रिटर्न भी अच्छी दी। तो उस कंडीशन में क्या रिटेलर्स को जाना चाहिए आईपीओज के अंदर, क्योंकि जा तो रिटेलर्स ही रहे हैं। देखो मैं आपको सही बताऊँ, आप जो आईपीओ अच्छा रिटर्न देता है, पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? जो आप अच्छे आईपीओ होते हैं ना, वो उनकी अलॉटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। और मैंने तो जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आया था, 20 लॉट लिए थे, 1 लगा था, ठीक है? अभी वारी एनर्जीज़ का आया था, मैंने कम से कम भी 40-50 लॉट लिए थे, ठीक है? 1 भी नहीं लगा। तो अब जस्ट इमेजिन, जब लगना ही नहीं है तो क्यों दिमाग खराब करना बजाज उस वाला चीज़ में? लगाया था आपने? हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज में लगाया था, ठीक है? बजाज में लगाया नहीं था, बताया था किसी को। मेरे को मतलब मैं मेरी दिमाग से निकल गया जब वो आईपीओ आया, लगाना था बट लगाया नहीं, किसी को बताया था बट उसको भी नहीं मिला। लेकिन उससे पहले मैंने एक आईपीओ बताया था, नाम याद नहीं आ रहा, तो वो मेरे फ्रेंड को लग गया था, तो उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था। तो मतलब आईपीओ के अंदर मेरी पकड़ अच्छी है, जब मैं जो एनालाइज़ करता हूँ चीज़ें, वो आईपीओ के बाद आएगी। आईपीओ के अंदर मतलब मैंने जैसे आईपीओ आपको बताया, तो वो आईपीओ बढ़िया रिटर्न देगा ही देगा। आज के टाइम में ना मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, इंट्राडे और खासकर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो मार्केट से पैसा कमा सके? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग प्रॉफिट्स विथ 50% एक्यूरेसी, दिस इज द मंत्रा टू बिकम प्रॉफिटेबल इन मार्केट। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी स्ट्रेटजी फाइंड करो जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस नॉट मोर देन 30-35 पॉइंट हो चार्ट के ऊपर, ठीक है? अगर इंडेक्स की बात करो, निफ्टी की, तो इससे ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस ही नहीं है, लेट से अगर 30 पॉइंट 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है चार्ट पर, तो वही आपका प्रीमियम होगा 10-15 पॉइंट का। अब 10-15 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आ रहा है आपका, और टारगेट एटलीस्ट आपका 40-50 पॉइंट है, तो डज़न्ट मैटर मार्केट कहाँ जा रही है यार। और 40-50 पॉइंट प्रीमियम का बोल रहा हूँ मैं, यानी कि 70-80-100 पॉइंट हमारा चार्ट का, ठीक है? तो 1:2 1:3 अगर आप ले रहे हो प्रॉफिट में, और आपकी एक्यूरेसी मोर देन 50% है, तो नेट में हमेशा आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। और नेट में अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अब इसके अंदर जो गेम रहती है ना, वो रहती है क्वांटिटी की, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है गेम, कि आप पहले स्टार्टिंग में सिर्फ प्रॉफिटेबल बनो, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर पकड़ लो, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉपर प्रॉपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। एक बार कॉन्फिडेंस हो गया, आप आज 1000 क्वांटिटी से मार रहे हो, फिर आप कल 2000 से मारना, आप 3000 से मारना। आपको स्ट्रैटेजी सॉरी आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, ठीक है? आपकी स्ट्रैटेजी वही है, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। आपको बस क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है? आपको पता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मारो 10,000 लॉट, मारो 1 लाख क्वांटिटी, क्या दिक्कत है? हमारे को अगर 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें हमें ये मेहनत नहीं करनी है कि स्ट्रैटेजी और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। हमें ये मेहनत नहीं करनी है स्ट्रैटेजी के अंदर हम और पॉइंट कैप्चर कर लें, नहीं, हमें जितना मिल रहा है दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मिल रहा है ना, तो सफिशिएंट है, ठीक है? अगर 40-50 पॉइंट भी मिल रहे हैं ना, तो मोर देन सफिशिएंट। हमें क्या ज़रूरत है कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके। आपको अगर आज 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख 1000 क्वांटिटी पे, तो आप उसको 10,000 जब क्वांटिटी कर लोगे, तो 10 लाख का प्रॉफिट होगा, सिंपल। तो हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी को बिल्कुल परफेक्ट करने के पीछे नहीं भागना, क्योंकि हमेशा ज़्यादा चीज़ें परफेक्ट जब हो जाती है ना, वो खराब हो जाती है। हम्म। तो जैसे बहुत सारे ट्रेडर क्या काम करते हैं, रिटेलर जो नए मार्केट में आते हैं वो यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे कि मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, तो वहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और स्टार्ट करेंगे और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या सिनेरियो होता है उसका, क्या माइंडसेट होता है कि वो उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं बट फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा? उसका एक रीज़न होता है कि वो स्ट्रैटेजी उनकी नहीं होती, ठीक है? अब जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको सिखा दूँ अगर, तो वो आपकी नहीं है, वो मेरी है, ठीक है? उसका एक सिंपल सा रीज़न है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी में आप नहीं बना पाओगे पैसा। आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, है ना? आप जब तक प्रैक्टिस ना कर लो। अब मान लो जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उसका मैंने इन एंड आउट सब कुछ देखा है। हर एक मार्केट कंडीशन में उसको मैंने ट्राई करा है। हर एक मार्केट कंडीशन में मैंने उस पे ट्रेड करा है। मुझे पता है कि मार्केट गिरेगी तो कैसा काम करेगी। मुझे पता है मार्केट बढ़ेगी तो कैसा काम करेगी। मार्केट साइडवेज़ रहेगी तो कैसा काम करेगी। कब मुझे एंटर करना है, कब मुझे निकलना है, कब मुझे टारगेट नहीं लेना। जब मुझे निकलना है तो निकलना है, टारगेट के लिए वेट नहीं करना। कब करना है लेकिन, है ना? वो कब पता चलेगा? जब वो स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। वो लोग एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, फिर
में दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं, क्योंकि मार्केट में भंडार बन चुका है। स्ट्रैटेजी ही स्ट्रैटेजी ऐसे पड़ी हुई है, बिखरी हुई है, 10,000 स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो बंदा लग कर एक स्ट्रैटेजी पे काम करने नहीं चाहता। अगर एक बंदा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ ले और उसको सोच ले, समझ ले कि इसी स्ट्रैटेजी को पार लगाना है मेरे को, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेगा उसमें, और जिस बंदे ने उसको सिखाया स्ट्रैटेजी, उससे बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकता है। जो स्ट्रैटेजी है उसकी बैक टेस्टिंग कितनी होनी चाहिए हमारी? कितने दिन की हम बैक टेस्टिंग करें? कितनी ट्रेड्स हमारी देखनी चाहिए हमें कि हाँ इतनी ट्रेड्स इसने स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिटेबल दिए हैं, इतने स्टॉप लॉस हुए हैं मेरे इस स्ट्रैटेजी में? तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट आपको 100 दिन देने चाहिए एक स्ट्रैटेजी पर। 100 दिन एक स्ट्रैटेजी पर दे दिए तो आपको 100 दिन का मतलब 100% का आइडिया है, ठीक है? 100 दिन मतलब 3 महीने, 3 मार्केट कंडीशंस, क्योंकि हर महीने जो है मार्केट डिफरेंट रहती है ना? तो 3 मार्केट कंडीशन आपको दिख जाएगी। क्या पता आपका पहला महीना साइडवेज है और दूसरा महीना अपसाइड है, तो तीसरा महीना डाउन साइड है ना? तो आपको तीनों, अगर ऐसा है सिनेरियो, तो तीनों महीने का आपको मार्केट में कंडीशन मिल गई है। तो आपको हर एक कंडीशन में काम करना है। तो हर एक कंडीशन में जब काम हो जाए तो आपका स्ट्रैटेजी वो तैयार है, ठीक है? और 3 महीना मेरे को समझता हूँ कि 3 महीने 100 डेज़ तो आपको देना ही चाहिए। उससे आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि 100 दिन में इतने ट्रेड आए, इतने प्रॉफिटेबल है, इतने लॉस मेकिंग है। और टाइम फ्रेम कितना यूज़ करना चाहिए हमें? मतलब जैसे इंट्राडे, हम कोई भी इंट्राडे करते हैं, ज़्यादातर लोग इंट्राडे ही करते हैं, तो उनको टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए? 5 मिनट के कैंडल पिच करनी इंट्राडे में चाहिए, नॉट 15 मोर मिनट देन पे? 5 मिनट्स। मोर देन 5 मिनट? नॉट मोर देन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है? 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपका 10 मिनट 15 मिनट बड़े स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट आएगी ज़रूर, लेकिन बड़े स्टॉप लॉस। हमें बड़े स्टॉप लॉस लेने ही नहीं है, हमें बड़े बड़े टारगेट लेने ही नहीं है। टारगेट बड़े नहीं करने हमें स्टॉप लॉस छोटे करने हैं। लोग टारगेट पे ध्यान देते हैं, लोग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट पे कैसे ध्यान दे सकते हो जो आपके बस में ही नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है प्रॉफिट। आपको पता है मार्केट गिरने वाली है कितनी, आपको पता है मार्केट कितनी चलने वाली है, नहीं होता ना। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है कि आपको लॉस कितना लेना है ना? आज मेरे को 1000 रुपये का लॉस लेना है, मार्केट चाहे 10,000 पॉइंट गिर जाए, मेरे को तो 1000 रुपये का लॉस लेना है ना, तो मैं 1000 रुपये में निकल जाऊँगा। सिंपल एंड सॉर्टेड। स्टॉप लॉस पे ध्यान दो, लॉस पे ध्यान दो। लॉस अगर कंट्रोल हो गया तो आपका टारगेट क्या, प्रॉफिट क्या, कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, आप नेट में प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। अच्छा, हम हर्ष सर के साथ में ना एक स्ट्रैटेजी भी करेंगे। अगर आप लोगों के इस वीडियो पे कमेंट्स आए कि हमें हर्ष सर की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए, तो हम हर्ष सर के साथ में जल्दी एक स्ट्रैटेजी भी लाइव करेंगे। तो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? एक न्यू ट्रेडर के लिए कौन कौन सी मिस्टेक होती है जो वो रिपीट भी करता है, आपने भी की होंगी, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया एक तो कि हम ही राजा है मार्केट के, है ना? तो वो मत करना कभी भी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मार्केट से ऊपर कोई नहीं है और मार्केट ही राजा है। मार्केट के साथ चलोगे तो मार्केट आपको सजा, मतलब एकदम राजा की तरह रखेगी, और लेकिन मार्केट के विरुद्ध चलोगे और समझोगे कि मैं मार्केट को चला रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात है, आप मार्केट को कभी ज़िंदगी में नहीं चला सकते। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर भी आप मार्केट को नहीं चला सकते, क्योंकि आपसे भी ऊपर एक और आदमी ज़रूर होगा, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए मार्केट के अंदर। दूसरा है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको दिन के अंदर आपके सिलेक्टेड ट्रेड लेने हैं। मैंने बोला स्टार्टिंग में जब आपने पूछा कि किस तरह का ट्रेडर बनना चाहिए, तो डिसिप्लिन ट्रेडर। सेटअप में ट्रेड आएगा तो लेना है, नहीं आएगा तो नहीं लेना। सेटअप में अगर 4 ट्रेडर है तो 4 ट्रेड लेने हैं। अगर एक आ रहा है तो एक ही लेना है। पैसा कमाने के लिए दूसरा ट्रेड नहीं लेना, या फिर तुक्का लगाना नहीं है दूसरे ट्रेड में। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, तुक्का नहीं बना, तुक्केबाज नहीं बनना, ठीक है? तो तीसरा ट्रेड, तुक्केबाज नहीं बनना, तुक्का नहीं लगाना कि चलो आज सेटअप में ट्रेड नहीं आ रहा, बैठे हुए बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए, 1 बज गए, एक भी ट्रेड नहीं आया, हाथ में खुजली होने लग जाती कि एक तो ट्रेड ले लूँ, और उस एक ट्रेड की वजह से आपको होगा बड़ा लॉस। तो ये कुछ 3 मिस्टेक थी जो कि कॉन्स्टेंटली जो लोग हैं वो करते हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है कि अगर ये भी चीज़ें ठीक हो गए तो हो जाएगा काम। अब लास्ट में करते हैं एक रैपिड फायर राउंड, ठीक है? मैं 2 ऑप्शन दूंगा आपको, एक सेलेक्ट करके बताना है आपको, ठीक है? बुल मार्केट और बियर मार्केट, बुल मार्केट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। लार्ज कैप और स्मॉल कैप, स्मॉल कैप। स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर, मतलब मार्केट ऑर्डर से एंट्री होगी और स्टॉप लॉस ऑर्डर पे अपना स्टॉप लॉस लगेगा। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। आईपीओ या फिर सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। टेक्निकल इंडिकेटर या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स? प्राइस एक्शन। जोरदार क्वेश्चन। हर सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत नॉलेजेबल कंटेंट मिला होगा। तो अगर आप सर की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि हाँ, हमें हर सर की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। साइन। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।